Hello students, welcome to our channel We Can. I am Chani Khan. Today we will discuss the chapter number 5 of Geography of Class 8 Industries. In this chapter we will discuss the meaning of manufacturing industries, classification of industries, factors that affecting the location of industries and industrial regions of India and the world, distribution of major industries, iron and steel industries India, USA cotton textile industries India, Japan case study TISCO. This will be the main feature of this chapter. As we can understand through the topic, through the subject industries, what does mean industries refers to? Industries refers to an economic activity based thing to produce things, materials on a very large scale. ओके किसी भी मटेरियल का, किसी भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन किसी लार्ज स्केल पर करना, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री. एंड द टर्म मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू द use raw material to produce, to convert a value added product. हम अपने डे टू डे लाइफ में आसपास जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो वैसे के वैसे तो नेचर से हमें नहीं मिले हैं. दे आर प्रोसेस्ड, दे आर मैन्युफैक्चरर. वो बनाए हैं मशीन्स ने, ह्यूमंस ने, जिसने भी बनाए, तो वो एक प्रोसेस से बने. दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स हुआ कि रॉ मटेरियल्स को लेकर उनको एक्सट्रैक्ट करके उनके कंजर्वेशन से चेंज करना, किस में? यूजफुल थिंग्स में, वैल्यूबल थिंग्स में, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, जो ह्यूमंस के काम आ सके, उसमें उसको चेंज करना. ठीक है ना? ये जैसे लाइक हम कॉटन जो है प्लांट से लेकर उसको कॉटन टेक्सटाइल में ऑफ कोर्स उसके प्रोसेसिंग होती है, फिर उससे क्लोथ्स बनते हैं, क्लोथ्स कटिंग होके वियर्स और जो भी हमारे वो बनते कपड़े, ये सारी है. गोल्ड से हम गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं, या वुड पल्प है उससे हम पेपर मैन्युफैक्चर करते हैं. तो रॉ मटेरियल से कोई चीज़ जो है वैल्यू एडेड डेवलप्ड हुई, प्रोसेस होके, दैट इज़ कॉल्ड manufacture. And you know, raw material related portion is called primary sector, and processing sector is under secondary sector or secondary activities. You guys know about it in we have discussed in 4th chapter. This topic is very in detail. Okay. And industries are the place where various big machines and वेरियस ह्यूमन सर्विसेज होती है, और जो मतलब बहुत लार्ज लेवल पे उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसी गुड्स की, फाइनल गुड्स की ही बात हो रही है. ठीक है ना? दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ये मतलब ओवरऑल व्हाट इज़ द मीन? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल गुड्स एंड दस एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट. It is helpful in generating large scale employment opportunities, the reducing dependence on agriculture. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का आपको पहले मीन बताया है कि क्या इसका मतलब है. रॉ मटेरियल को यूज़ करके वैल्यू एडेड गुड्स बनाना. अगेन ये इसके फीचर्स हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कि इफ़ वी वांट टू know, or if we want to measure a country's development, so we have to know about their manufacturing industries. what is that means बेटा? अगर किसी भी देश की इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति को आपको नापना है कि कैसा है ये देश, डेवलप्ड है, विकसित है, विकासशील है, क्या है, तो आप वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को देखिए कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है. डेवलप यानी कि इकोनॉमिक को नापने का कितना बड़ा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का वो कहेंगे कि हम हाथ है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में. सपोज फॉर एग्जांपल चाइना को लीजिए आप. चाइना में मतलब आप कह सकते हैं वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनके मेन जो ऑफिस हैं दैट वर इन सिचुएटेड इन चाइना.
चाइना की जो हम इकोनॉमी की जो हम देखते हैं कि इतनी डेवलप्ड है या ये, वाई? बिकॉज वहाँ इतनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं हर प्रोडक्ट के से रिलेटेड। जो तो इससे क्या हुआ, एक नेशन की इकोनॉमी का पता चला ना कि भाई डेवलप्ड है ये। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस के हम जो है इसको पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। जो ये पैराग्राफ दे रखा है इसको हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। कैसे? कि फर्स्ट इज manufacturing industries convert raw materials into valuable goods, and second is it's helpful in generating large scale employment opportunity। मीन्स ये है कि जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी तो उनमें काम करने के लिए ह्यूमंस भी चाहिए। मशीन को भी अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी ह्यूमंस चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को। जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी आसपास आपको मतलब काफ़ी एम्प्लॉयमेंट, हर उससे इंडस्ट्री जो होती है अकेली नहीं होती, इंडस्ट्री से इंडस्ट्री होती है, एक दूसरे का बेस होती हैं। वो ऐसे बहुत सारे जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं। बहुत सारी नौकरी के या काम करने के हैं जो कहते हैं मौके होते हैं अवेलेबल। ओके, एंड द सेकेंड इज द रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स यू गाइज नो 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। यानी कि कितना बड़ा जो है पॉपुलेशन का भाग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब है वो एम्प्लॉयमेंट है या नहीं एम्प्लॉयमेंट है, एज you guys know about disguised employment। disguised employment means लोग दिखाने के लिए तो काम में है लेकिन वो असल में उनकी कोई इनकम नहीं है, ना जीडीपी में उसका कोई रोल है देश के उस विकास में, लेकिन देखने में वो है एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इसको डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वो एग्रीकल्चर में आज हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। कहने के लिए 60% पॉपुलेशन है, तो क्या एग्रीकल्चर का जीडीपी में इंडियन इकोनॉमी में इतना बड़ा है प्रोपोर्शन? नहीं है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे तो ये कितना ज़्यादा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर रही है। उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम होगी और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी सेक्टर से इस तरफ अगर जो है लोग मूव ऑन करना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, काम तो होगा ना। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट कंट्रीब्यूट्स टू द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ऑफ कोर्स अगर अपॉर्चुनिटी है जॉब की तो ये दोनों पॉइंट आपस में रिलेटेड है। अगर किसी फील्ड से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रोज़गार बढ़ रहा है, दैट मीन्स गरीबी हट रही है ना। लोगों के पास कम ज़्यादा जितना भी रोज़गार बन रहा है, बेरोज़गारी से तो ठीक ही है ना। तो उससे क्या हो रहा है, गरीबी हट रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है ना। फोर्थ इज एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स अर्न्स वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ कि सपोज वी प्रोड्यूस समथिंग्स, मतलब हमने इतना प्रोडक्शन कर लिया किसी भी इस चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए, सपोज वीट का। हमने वीट इतने जो है कल्टीवेट कर लिए कि हमारी जो नीड है, हमारी जो अपनी नीड है देश की, वो पूरी होने के बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट करने के बदले हम क्या लेंगे, रुपीस तो नहीं लेंगे ना, उसके बदले में हम उनके देश की करेंसी या गोल्ड या कुछ भी ऐसा लेंगे। तो उससे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है हमारे देश में, उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ गई है ना। ये इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट वाइज हम इसको एनालाइज कर रहे हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। अब fifth is the economic prosperity and standard of living of the people depends upon the development of manufacturing industries। means पूरा अगर सपोज किसी, जैसे आपको पता है दुनिया में मशहूर है कि भी ये मशीनरी की कोई चीज़ लेनी है आपको, आप जापान की कंपनी की लीजिए, बहुत अच्छी बनती है। ये एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे यानी कि उनकी एक वो प्रॉस्पेरिटी है, पूरी दुनिया में एक धाक है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट वहाँ बनता है। जर्मनी का ये मशीन लेनी चाहिए आपको, वहाँ बहुत अच्छी बनती है। अब हम वहाँ देखने तो नहीं गए थे ना, बस उसकी प्रॉस्पेरिटी है, उसकी ये धाक है पूरी दुनिया में। कॉटन टेक्सटाइल है, इंडिया का नाम है। मसाले हैं जो वो
उसमें इंडिया का नाम है। अब कोई यहाँ देखने तो नहीं आया ना, लेकिन इंडिया की प्रॉस्पेरिटी है। तो उससे क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं और प्रोडक्ट अगर क्वालिटी वाले होते हैं, तो उससे जो हमारी प्रॉस्पेरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती है। नेशन की भी, थिंग्स की भी, इकोनॉमी में तो सपोर्ट होता ही है। और किसी देश के लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, कैसे रहते हैं वहाँ पे लोग, इस चीज़ को भी इसी के थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हुए, इसको वी कैन से कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब उसके अंदर आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ऑफकोर्स जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक ही लेवल की या एक ही तरह की तो नहीं हो सकती ना, तो उनका हमने क्लासिफिकेशन किया। और क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज, ओनरशिप। वी विल डिस्कस इट। ओके, फर्स्ट, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स। बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल मीन्स कोई इंडस्ट्री है, उसमें कौन सा रॉ मटेरियल जो है यूज़ कर रहे हैं। लाइक इंडस्ट्रीज हैं एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, मरीन बेस्ड, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये जिस बेस पे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो एग्रो से वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू द नेम एग्रीकल्चर रिलेटेड, दोज इंडस्ट्रीज विच यूज एग्रीकल्चरल रिलेटेड रॉ मटेरियल इन देयर प्रोसेसिंग टू प्रोड्यूस द मटेरियल। यानी कि जो इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर पे बेस्ड रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। वेरी सिंपल। लाइक कॉटन टेक्सटाइल है, शुगर इंडस्ट्री है, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री है। कैसे, आप शुगर इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लीजिए। एग्रो बेस्ड कैसे हुआ, शुगर कैसे बनती, शुगर कैन से बनती। शुगर कैन जो है ऑफ कोर्स हम कल्टीवेट करते हैं, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ है ना बेटा। तो एग्रीकल्चर की चीज़ हमने ली, तो ये एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल हो गया। अब उसको यूज़ करके शुगर की इंडस्ट्री में शुगर बनी उससे, इसलिए इसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे। Just like that, mineral based industries, those industries which use minerals as their raw material to make products, they are mineral based industries है। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील कंपनीज हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, सीमेंट्स हैं, तो यानी कि इसमें मिनरल्स यूज़ हो रहे हैं ना। अगर हम स्टील की कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे यूटेंसिल्स, हमारे डेली यूज़ के बर्तन या ये चीज़ें बन रही हैं, तो उसमें हम वेजिटेबल ऑयल तो नहीं कर सकते ना। वेजिटेबल अगर उस इंडस्ट्री में भेज देंगे तो वो क्या करेंगे, उसका कुछ भी नहीं, मिनरल यूज़ हो रहे हैं। समझ गए ना आप? तो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। आपको इन सब के जो है एग्जाम्पल, यू हैव टू लर्न देम। ओके, नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल है पेपर है, फर्नीचर है, फार्मास्यूटिकल्स है और कंस्ट्रक्शन है। मीन्स आपको पता है पेपर जो है वुड पल्प से बनता है, फर्नीचर के लिए भी हमें जो है लकड़ी चाहिए तो वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलती है। तो फॉरेस्ट का रॉ मटेरियल हुआ ना फाइनल गुड तैयार करने के लिए, तो इसलिए ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। एंड द नेक्स्ट इज मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम कि मरीन मीन्स आपको पता है कि ओशियन या सीज से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है, उसको यूज़ करके किसी भी उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोडक्ट को, अगर हम मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज वो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल सी फूड, फिश ऑयल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम पर्ल्स एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स। यानी पानी के, आपको पता है मोती हमें जो सीप में पानी के नीचे मिलते हैं, या फिश ऑयल बनाने के लिए स्पेशल स्पाइसेस की फिशेस होती हैं, या सी फूड है जो आपको पता है टूना फिश जो बिल्कुल पैकेजिंग में आती है। तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए ये सारी इंडस्ट्री क्या है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल मरीन ओशियन सीज इससे रिलेटेड है ना। ये इसका ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल है ना। अब नाउ बेस्ड ऑन द साइजेस, सारी इंडस्ट्री एक ही लेवल की तो नहीं होती ना। इंडिया में तो इतना ज़्यादा
तरह तरह के साइज़ की मतलब जो है आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ है एस्टेब्लिश हैं। 20 to 25 पीपल्स एंड गैदर्ड एंड स्टार्टेड देयर इंडस्ट्री लोकल लेवल पे उन्होंने कर दी एंड दे आर रनिंग सक्सेसफुली। तो ये आप नहीं कह सकते कि जो बड़े हैं वो ही इंडस्ट्री है, जो छोटे हैं नो, दीज स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। ओके, इसका एक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कह सकते हैं आप कि पर्टिकुलर किया गया है इसका कि मतलब इफ़ द large scale industry means the use extensive raw material capital of more than 1 crore rupees मीन्स इसकी हमने एक कह सकते हैं आप कि हद तय कर दी। अगर किसी भी इंडस्ट्री का जो है बजट कह लें आप, या उसका जो कैपिटल है टोटल उनकी जो वो कह सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, तो दैट इंडस्ट्रीज शुड बी कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। एंड इफ द बजट इज लेसर देन 1 करोड़ रुपीज़, तो दैट इंडस्ट्रीज वुड बी कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये हमारा जो है आप कह सकते हैं क्राइटेरिया है। 1 करोड़ रुपीज़ को हमने एक मार्किंग लाइन बनाया कि इससे ऊपर होंगी तो भाई दैट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और अगर 1 करोड़ रुपीज़ से कम इन्वेस्टमेंट है किसी भी इंडस्ट्री में तो क्या कहेंगे हम उन्हें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। और इस लार्ज और स्मॉल में ये है कि लार्ज में ऑफ कोर्स जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है, भारी यूज़ होता है ना। और स्मॉल स्केल में ये है कि और लार्ज में लेबर भी ज़्यादा लगती, पावर भी ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ जो चाहिए वो ज़्यादा चाहिए। और स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है तो बजट भी कम है, रॉ मटेरियल भी कम चाहिए, लेबर भी कम लगेगा, चीप लेबर मिल सकता है, पावर भी कम लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, और कैपिटल तो आपको पता ही है कि कम लगी है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी कम लेवल पे होगा। और अगर लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ये बस इन दोनों में डिफरेंस है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज and iron and steel industries are example of large scale industries, while manufacturing of silk, textile and food processing industries are the example of small scale industries. As you can see in the picture, wearing कॉटेज इंडस्ट्री कितना छोटे लेवल पे लोग काम करते हैं। आपने देखा आपके आसपास के एरिया में लोग टाई एंड डाई का काम कर रहे हैं, उसकी इंडस्ट्री है। हाथ से जो है जरी का काम कर रहे हैं, ये एक इंडस्ट्री है। छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पटाखे बनाने, दिवाली आई तो पतंग का काम है। इतनी सारी स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ है, तो आपको पता है कि उसमें के कई लोग तो घर वाले और कम्युनिटी के आसपास के लोग मिलकर ही कर रहे हैं, लेकिन अब कहेंगे तो उसे इंडस्ट्री ही ना, तो दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हुआ और प्रोडक्शन भी कम होगा, लेबर भी कम लगी, पावर भी कम लगा, है ना। ये इसका वो पूरा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि मेन ये है। अब बेस्ड ऑन द ऑनरशिप एज यू कैन अंडरस्टैंड कि किसके ओनरशिप में इंडस्ट्री है। Very simple, there are 4 factors: public, private, joint and cooperative. Public, as we can understand by the name, public sector means that is owned and run by the state or central government, है ना, और government और its agencies whatever it is। यानी कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिला की सरकार है, राज्य सरकारें हैं, जिला सरकारें हैं, वो उनकी एजेंसीज हैं, उसके अंदर अगर कोई लोगों के लिए काम हो रहा है तो वो पब्लिक सेक्टर में आएगी उसकी ओनरशिप, है ना। जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इसका शॉर्ट नेम भेल है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका SAIL, इसका शॉर्ट नेम सेल। वो ये सब जो है इंडस्ट्रीज हैं किसके अंदर आती हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि स्टेट की भी है और जो सेंटर की भी है, ठीक है ना। लेकिन कई ऐसी भी होती हैं जो प्राइवेट हैं। प्राइवेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एन इंडिविजुअल, यानी कोई एक जना और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब 2 4 5 जनों के ग्रुप ने पार्टनरशिप में किसी इंडस्ट्री को सेटअप किया है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एट भिलई, बोकारो, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये सब क्या है,
किसी इंडिविजुअल, किसी एक इंसान के या 4-5 जो है पार्टनर्स ने मिलकर कोई वेंचर स्टार्ट किया है, तो ये प्राइवेट सेक्टर में आएगा, है ना। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो दे आर रन एंड ओन बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। Or what is the cooperative sector industries? They are run by cooperative societies by the producers or suppliers of raw materials, workers or both. यानी कि जो रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं, वो ही लोग आपस में जब लोकल लेवल पे मिलकर ही इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं, उनके थ्रू अगर कोई इंडस्ट्री जो रन हो रही है या उनकी ओनरशिप में है, दैट इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़, है ना। ज़्यादातर जो है इसको डेयरी प्रोडक्ट्स या कॉटन, शुगर मिल्स, जो जैसे शुगर मिल्स इसलिए क्योंकि अगर हम शुगर केन को कहीं से हमने सपोज महाराष्ट्र में बहुत अच्छा शुगर केन होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, क्योंकि शुगर केन में क्या होता है, ऐसा सुक्रोज होता है, सुक्रोज से शुगर बनती, तो वहाँ के जो शुगर केन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सुक्रोज होता है। अगर हम जो है महाराष्ट्र में हमने कल्टीवेट किया शुगर केन और हम चाहते हैं कि हम जाके बंगाल में उसका जो है प्रोसेसिंग करें, हमारी इंडस्ट्री वहाँ पर है, तो वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होते होते उसका सुक्रोज जो है पूरा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। तो ये ऐसा है कि ये इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, इसलिए इनको कोऑपरेटिव में रखा है कि ये वहीं पे इनके आसपास जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को उसके आसपास ही डेवलप किया जाए, ताकि ये जो इनका इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जैसे शुगर मिल का एग्जांपल दिया मैंने कि महाराष्ट्र में सबसे अच्छा हो रहा है, तो शुगर मिल भी महाराष्ट्र के आसपास ही कहीं जो है सेटअप करें, ताकि इतना ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना, उसका सुक्रोज भी नहीं कम होगा, तो अच्छी शुगर मिलेगी। ये है इसका, है ना। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स आप जानते हैं कि क्या होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर, दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। फिजिकल फैक्टर कैसे जो है अफेक्ट करते हैं, है ना। लाइक मॉडर्न इंडस्ट्री रिक्वायर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कैपिटल, पावर, लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, दिस, है ना। लेकिन कोई एक इंडस्ट्री अपन सेटअप कर रहे हैं और उसके लिए इसमें से 2 या 3 जो है हमारे पास फैक्टर्स काम के नहीं है, तो क्या हमारी इंडस्ट्री रन सक्सेसफुली रन करेगी? नो, इट्स नॉट। वाई? क्योंकि हमको अगर कोई जो है सेटअप करना है तो उसमें 3 फैक्टर, हमें 3 थिंग्स मेनली देखनी होती है। क्या? फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड आउटपुट। इनपुट में वी कैन count materials, raw materials, capital, labor, power, technology और infrastructure, क्या यूज हो रहा है ना। इन प्रोसेस इज इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, लाइक किस तरीके से कंजर्वेशन हो रहा है रॉ मटेरियल का, कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, कहीं उसकी क्वालिटी में कोई हम वो तो नहीं हो रहा है, कोई कोताही तो नहीं कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी तो सही है या नहीं, ये सारा प्रोसेस में आता है कि सही प्रोसेस से बन रहा है या नहीं। एंड व्हाट इज इन द आउटपुट? द आउटपुट रेफर्स टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड द इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम इट, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट कैसा बना है और उससे हमारी इनकम कितनी हो रही है, क्या लोगों में उस गुड्स की पॉपुलैरिटी है, लोग उसको यूज़ करना पसंद कर रहे हैं, उसकी हमारे जो भी गुड्स हमने बनाया है उसकी डिमांड है मार्केट में, हमारे को कितनी इनकम हो रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इसको अफेक्ट करती हैं। फिजिकल फैक्टर ये हुआ कि जैसे सपोज मैंने एक इंडस्ट्री खोलने का सोचा या आपने एक इंडस्ट्री खोलने का सोचा, है ना। आपने कोकोनट ऑयल की इंडस्ट्री आपने राजस्थान में खोलने के बारे में सोचा। अब आपको पहले देखना पड़ेगा पूरा सेटअप, ये जगह कैसी है, जगह आपको पता है कि राजस्थान के कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, पानी यहाँ पे कितना ज़्यादा अवेलेबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कितनी वो है, मतलब टाइम बिजली तो कभी भी चली जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे। रॉ मटेरियल मेन इम्पॉर्टेंट, कोकोनट ऑयल बनाने के लिए क्या चाहिए? कोकोनट, यानी वो मुझे केरल से जो है
ट्रांसपोर्ट करवा के मंगवाने पड़ेंगे मुझे, है ना। तो यानी मुझे केरल से और राजस्थान का जो ट्रांसपोर्टेशन का कितना चार्ज आएगा, यानी ये मेरे लिए क्या ये सही लोकेशन है राजस्थान में कोकोनट ऑयल की फैक्ट्री खोलना? नो, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। मुझे केरल में ही जाकर ये काम करना चाहिए, या तमिलनाडु में, या सदर्न इंडिया में कहीं भी। तो मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि मुझे दूसरी सारी चीज़ें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा। और वहाँ की कहीं ना कहीं जो लेबर होती है अपनी मेन जगह के लिए वो जानते हैं। जैसे यहाँ राजस्थान के जो लोकल लेबरर्स हैं वो कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में जो उनकी वो इनहेरिटेड होता है, सुनने में आ रहे हैं, जानते हैं कुछ चीज़ें। अब सदर्न इंडिया की कोई चीज़ है तो वो चीज़ वो लोग ज़्यादा जानते हैं कि इसके और क्या क्या हो जो है चीज़ें हो सकती हैं, क्या इसका फ़ायदा हो सकता है, जस्ट लाइक दैट, है ना। और ह्यूमन फैक्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल आप कितना पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, है ना। एंड द सेकंड इज टेक्नोलॉजी किस तरीके की यूज़ होगी, कितनी टेक्नोलॉजी अपन यूज़ अपने इंडिया में किस तरह की टेक्नोलॉजी, और अपन उससे कितना अवेयर हैं। अपने जो लेबर अपन हायर करेंगे अपन को चीप भी चाहिए, लेकिन वो भी होनी चाहिए प्रोफेशनल, उसको ट्रेंड भी होनी चाहिए, ट्रेंड भी चाहिए और चीप भी चाहिए। तो ऐसा कैसे फिर वो करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने हमारा जो है गुड्स तैयार है, फाइनल गुड्स रेडी है, अब उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है मार्केट तक। जब तक मार्केट में नहीं जाएगा तो कैसे सेल होगा, कैसे प्रॉफिट होगा। तो यानी कि इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला फैक्टर भी बहुत काम करता है। इतना स्टार्ट से लेकर एंड तक इतनी प्लानिंग करेंगे जब इंडस्ट्री सक्सेसफुल काम करेगी। पॉलिसी से मतलब है कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई तरीके की सब्सिडीज अवेलेबल करवाती हैं, उनकी अलग पॉलिसीज़ होती हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को लेकर। तो वो कितनी उस जगह पे जो जगह लोकेशन हमने चूज़ करी वहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कितनी फेवरेबल है हमारे लिए, ये हमको मालूम करना पड़ता है। एंड मार्केट आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का फ़ायदा ये है कि मार्केट तक अपनी चीज़ को अवेलेबल करवाना है। इतने सारे फैक्टर्स के ऊपर अगर हम फोकस करें, उसको एनालाइज करें, तो दैन वी कैन रन द सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ऐसे ही नहीं कहीं भी खोल लेते हैं इंडस्ट्री को भी खोलना पड़ता है। मतलब सपोज साउथ सदर्न इंडिया में किसी ने केरल में जाके यार्न की एक फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने का सोचा। अब यार्न ऊन का धागा वो तो जम्मू एंड कश्मीर से आएगा, तो उसको पूरा ट्रांसपोर्टेशन का तो क्या उसके लिए लोकेशन सही है? नो, उसको यहाँ नहीं खोलनी चाहिए इंडस्ट्री। जहाँ उसका ट्रांसपोर्टेशन उसका मार्केट हो उस हिसाब से खोलनी चाहिए। ये इसके एग्जाम्पल है ना। ये अब नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स ये जो इंडस्ट्रीज हैं मतलब इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इन सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू फॉर्म clusters where the locational advantages are maximum to set an industrial region। यानी कि कोई ऐसी जगह यानी वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में भी हम अभी यू कैन सी इन द मैप कि किस तरीके से जो वर्ल्ड के मैप में हमको दिखा रखा है कि कुछ मेन रीज़न है वहाँ पर आपको हर इंडस्ट्री के जो है मिल जाएंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रीजन उससे रिलेटेड फैक्ट्रीज सब कुछ। और इंडिया में भी सेम ऐसा ही है कि कुछ रीजन बना रखे हैं। वो क्यों बना रखे हैं? क्योंकि वहाँ पर जस्ट बिफोर दिस टॉपिक सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं। सो सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं तो सब लोग ये सोचेंगे हम भी अपनी इंडस्ट्री यही भी लगाएं, हम भी अपनी यही इंडस्ट्री लगाएं। तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्ड हो जाता है। ये इसका मतलब क्या हुआ? क्लस्टर का मतलब यही हुआ कि एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्ड हो जाता है। एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी से तीसरी इंडस्ट्री, आपस में ये इंटरकनेक्टेड भी होती हैं। कैसे? सपोज कॉटन की कोई इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, उसमें हम कॉटन जो चाहिए वो एग्रीकल्चर से आया, यानी कि फार्मर्स चाहिए, आसपास कहीं फार्मर होने चाहिए जितना ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके उतनी दूरी तक। तो कि फार्मर्स को मिला क्या? ये वेट